बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है स्टूडेंट्स? उम्मीद करता हूँ कि सब खैर आफियत से होंगे। मैं हूँ हाफिज़ मोहम्मद सुलेमान शाह और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथ हेल्पर। MTH 501 की सीरीज़ हमने शुरू की हुई थी और एंड की तरफ हम जा रहे हैं और इंशाल्लाह जल्द ही इसका अख्ताम भी हो जाएगा। MTH 501 का आज हमने लेक्चर नंबर 34 जो है वो डिस्कस करना है। लेक्चर शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर करें। और अगर आपको ये शॉर्ट नोट्स चाहिए जो मैंने शॉर्ट फॉर्म में बनाए हुए हैं, मतलब कि आपके जो नोट्स हैं, हैंडबुक जो हैंडआउट्स हैं वो बहुत लेंथी किस्म के हैं, तो इनको मैंने शॉर्ट करके जो चीज़ें इम्पोर्टेंट थी वो इसमें शामिल की हुई हैं। अगर तो आपको ये नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर लिखा हुआ है और मेरे ग्रुप का लिंक भी है व्हाट्सएप का, MTH 501 का और MTH 404 का। आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं और ज्वाइन करके ये नोट्स हासिल कर सकते हैं। चलते हैं लेक्चर की तरफ। सॉरी, लेक्चर आज हमारा जो है वो है एप्लीकेशंस ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन जो है ये हमने MTH 401 में भी पढ़ी हुई है। डिफरेंशियल इक्वेशन का पूरी एक बुक थी जो हमने पढ़ी हुई है। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेमेस्टर में इस सीरीज़ के बाद जो सीरीज़ शुरू होनी है वो MTH 401 की ही शुरू की जाएगी और एक MTH 405 है उसको शुरू किया जाएगा। तो चैनल के साथ जुड़े रहें, आपको बहुत सारे बुक्स के जो शॉर्ट वीडियोस हैं वो मिलेंगी। अभी तो मैंने जस्ट शुरू किया और आप लोगों की मोहब्बत है जो मुझे खींचे चले जा रही है कि मैं बनाई जाऊँ आप लोगों के लिए वीडियोस। तो हमारे पास जो है आज एप्लीकेशंस ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन है। एप्लीकेशंस ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन आती है। A differential equation is any equation which contain derivatives, either ordinary derivative or partial derivatives. अब ordinary derivative जो होता है वो होता है आपके पास dy by dx कह लें या dx by dt कह लें, कुछ भी कह लें, ये होता है ordinary। अगर यहाँ पर स्क्वायर आ जाता है, यहाँ पर स्क्वायर आ जाता है डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स का स्क्वायर, तो ये तब भी ऑर्डिनरी ही रहता है। ठीक है। पार्शल जो होता है उसमें डेल्टा यूज़ होता है इस तरह करके, डी वाई और डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, ये आपके पास पार्शल डेरिवेटिव होता है। एक ये MCQs बन सकता है आपके पास। उसके बाद आज MTH 501 के जो लेक्चर नंबर 36 और 37 है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग अगर लेक्चर नंबर 36 और 37 जो है उसको कर लेते हैं तो आपका जो कॉन्सेप्ट होगा वो सारा ऑलमोस्ट क्लियर हो जाएगा। तो उसको ज़रूर वीडियो को वॉच कीजिएगा, वो कोई रिवीजन आम सी रिवीजन नहीं होगी। अच्छा, अब डिफरेंशियल इक्वेशन प्ले एन एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट एंड यूजफुल रोल इन अप्लाइड मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग एंड फिज़िक्स। डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो किन चीज़ों में इस्तेमाल होती है, किन ब्रांचेस में इस्तेमाल होती है, वो मैथमेटिक्स में होती है, इंजीनियरिंग में होती है और फिज़िक्स वगैरह में होती है। आगे चलते आगे सिस्टम ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो है आपके पास जैसा कि लिखा हुआ है कि डेरिवेटिव ऑफ x1 इज इक्वल टू a11 x1 प्लस a22 a21 x2 इसी तरह अप टू सो ऑन और a1n प्लस xn, और इसी तरह ये आपके पास x2 के लिए भी आता है। ये ऊपर आपको छोटा सा डैश टाइप नज़र आ रहा होगा जिसको हम लोग डॉट पढ़ते हैं और इसका मतलब ये होता है कि डेरिवेटिव। मसलन आपके पास ये चीज़ आ जाती है, ये आपने मिड में किया हुआ है dx बाय dt, तो आप इसको x डैश भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, या dy बाय dx आ सकता है तो x डैश लिख सकते हैं। इस तरह करके मतलब ये डेरिवेटिव को जाहिर करता है। अब इन सारी इक्वेशंस को इकट्ठा कर देना जो है ना, वो हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होता है।
वेयर एक्स आई टी इज़ अ फंक्शन ऑफ टाइम विद रिस्पेक्ट टू टाइम है हमारे पास, और आई जो है वो 1 से लेकर n तक है, एंड द मैट्रिक्स ऑफ कांस्टेंट कोफिशिएंट इज a इज इक्वल टू a I j. In many applied problems several quantities are continuously varying in time. मतलब कि अब उसने जो हमें असल चीज़ जो लुब्बे लबाब देना है ना, बताना है, वो ये है कि अगर आपके पास कोई कांस्टेंट है रिटन अ सिस्टम ऑफ मैट्रिक्स डिफरेंशियल इक्वेशन में, हम उनको इस तरह लिखते हैं डैश एक्स इज इक्वल टू ए एक्स। ठीक है, तो x को हम x ऑफ t कह सकते हैं, और अगर हम x ऑफ t कहते हैं तो ये x1 ऑफ t, x2 ऑफ t, x3 ऑफ t आ जाएगा। यहाँ पर ये देखें ना ज़रा, x ऑफ t को हम x1 ऑफ t, x2 ऑफ t, x3 ऑफ t एंड अप टू सो ऑन xn ऑफ t लिख सकते हैं। और अगर हम इसके डेरिवेटिव की बात करें x ऑफ t की, तो हमारे पास x डैश ऑफ t आ जाएगा। तो ऑब्वियसली हमारे पास जो वेक्टर्स बनेंगे वो x डैश 1 ऑफ t, x डैश 2 ऑफ t अप टू x डैश n ऑफ t तक। और अगर हम इनकी इक्वेशंस की बात करें तो वो हमारे पास a11, a22, a33 अप टू an तक जाएगी, मतलब a जो हमारे पास मैट्रिक्स होगा। अब हम इसको सॉल्व करने के लिए देखते हैं, हमारे पास एक लॉ है सुपरपोजिशन ऑफ सॉल्यूशन। कहता है इफ़ u एंड v आर टू सॉल्यूशंस ऑफ x डैश इज इक्वल टू ए एक्स, देन सी यू प्लस डी वी इज़ आल्सो सॉल्यूशन। मसलन हमारे पास ये लीनियर जो है ना, क्या इसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो है, अगर इसका सॉल्यूशन जो है वो हमारे पास सी यू प्लस डी वी आता है, तो वो सी यू प्लस डी वी जो है वो इस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का भी सॉल्यूशन होगा। लीनियर कम्बिनेशन ऑफ एनी सेट ऑफ सॉल्यूशन इज आल्सो अ सॉल्यूशन, ये इंपॉर्टेंट है नोट। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड सुपरपोजिशन ऑफ सॉल्यूशन। लीनियर कम्बिनेशन ऑफ एनी सेट ऑफ सॉल्यूशन, मतलब अगर आपके पास डेरिवेशन के, लीनियर डेरिवेटिव के जो हैं आपके पास मुख्तलिफ सॉल्यूशन आते हैं, तो आप उनको कंबाइन करके लिखते हो, तो जो आपके पास एक सॉल्यूशन आएगा वो सॉल्यूशन जो है वो उसका लीनियर कम्बिनेशन का भी सॉल्यूशन होगा। दिस प्रॉपर्टी इज़ कॉल्ड सुपरपोजिशन, इस प्रॉपर्टी को सुपरपोजिशन कहते हैं। इसके बाद फंडामेंटल सेट ऑफ सॉल्यूशन। We can say that fundamental set of solution is a basis for the set of all solution x dash of ax and the solution set in n-dimensional vector space function। आगे हमारे पास है जी इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम के बारे में हमने पढ़ा हुआ था कि दो वैल्यूज़ होती है MTH 401 में, कि एक होती है इनिशियल वैल्यू और एक होती है फाइनल वैल्यू, या जिसको हम बाउंड्री वैल्यू कहते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम में इनिशियल वैल्यू का कॉन्सेप्ट दिया गया। लेट्स सी आपके पास एक्स जो x0 जो है वो आपके पास x0 के इक्वल आ जाता है, तो ये आपके पास इनिशियल वैल्यू आ जाएगी। अगर आपके पास एक और वैल्यू दी जाती है इनिशियल वैल्यू, तो वो बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, एग्जाम्पल 1 है, एग्जाम्पल 1 को समझ लें। कहता है फॉर द सिस्टम x डैश इज इक्वल टू ए एक्स, वट विल बी द सोल्यूशन ऑफ ए इज अ डायगोनल मैट्रिक्स। ये हमारे पास मैट्रिक्स ए जो है ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है, तो हमें उसने ए दे दिया है। कहता है x डैश इज इक्वल टू ए एक्स, आपने फाइंड आउट करना है। तो सिंपल सी बात है कि अगर हमारे पास x जो है, ये देखें ज़रा, x डैश इज इक्वल टू ए ऑफ x या ए एक्स हमने फाइंड आउट करना है, तो हम जस्ट ये मान लेते हैं कि हमारे पास जो x डैश है वो हमारे पास इक्वल है, मतलब इसको यूँ समझ लेना जैसे हमने पीछे पढ़ा हुआ है, अभी थोड़ी देर पहले एक मैट्रिक्स बनाया हुआ था, वेक्टर बना था, x ऑफ t इज इक्वल टू क्या होगा, x1 ऑफ t और x2 ऑफ t। ठीक है ना, यही हमने पढ़ा हुआ था ना। तो अगर हमने फिर आगे ये भी पढ़ा था कि अगर इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं
तो यहाँ पर भी x1 का डेरिवेटिव और x2 का डेरिवेटिव आ जाएगा, ठीक है ना। तो हमने प्रूव क्या करना है, हमने प्रूव करना है x डैश इज इक्वल टू ए एक्स, मतलब x डैश ऑफ टी इज इक्वल टू ए एक्स ऑफ टी। ये चीज़ हमने प्रूव करनी है। तो a की वैल्यू हमारे पास गिवन है, तो x डैश ऑफ टी हमारे पास क्या आएगा, x1 ऑफ टी, x डैश 1 ऑफ टी, x डैश 2 ऑफ टी, और a मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है और x की जगह पर हमने x1 ऑफ टी और x2 ऑफ टी लिख लिया। सिंप्लीफाई किया हमने, सिंपल सा काम सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास x डैश 1 ऑफ टी की वैल्यू जो है वो 3x1 ऑफ टी आ गई और x2 डैश टी ऑफ टी की वैल्यू -5x2 ऑफ टी आ गई। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम फर्स्ट एक इक्वेशन को लेते हैं और उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब हमने ये इक्वेशन ली, इस इक्वेशन में जो हमारे पास x डैश 1 ऑफ टी है हम उसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं ना, इस फॉर्म में, ठीक है ना। तो हमने इस फॉर्म में लिखा और फिर हमने क्या किया, x वालों को एक साइड पे कर लिया और t वालों को दूसरी साइड पे ले गए और अगेन हमने इंटीग्रेशन कर लिया। अब हमने इंटीग्रेशन जब की है तो हमारे पास, हमें पता है कि जी हमारे पास अगर तो नीचे कोई वैल्यू है और उसका ऊपर डेरिवेटिव पड़ा हुआ है तो हम उसको लॉग की फॉर्म में लिख सकते हैं, ln की फॉर्म में, ठीक है ना। और 3 एज इट इज़ कॉमन आ गया और t बाहर आ गया, 3t आ गया और ln c1 जो है ये हमारे पास कांस्टेंट आ गया, इंटीग्रेशन कांस्टेंट आ गया। लॉग वालों को एक साइड पे वैल्यूज़ को कर लिए तो हमारे पास ln इज इक्वल टू x1 ओवर c1 इज इक्वल टू 3t आ गया, ठीक है। अब हमने एंटी लॉग ले लिया, इसका एंटी लॉग क्या लिया हमने, ये हमारे पास वैल्यू है, हमने क्या किया, हमने दोनों तरफ e से मल्टीप्लाई कर दिया, e से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये लॉग और ये वाला आपस में कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पर e की पावर 3 ऑफ t हमारे पास आ जाएगा। तो हमारे पास जो लीनियर कम्बिनेशन इसका बनेगा वो क्या बनेगा, x1 ऑफ t इज इक्वल टू c1 e पावर 3t, ठीक हो गया। इसी तरह ही हमने x डैश 2 को हमने सॉल्व किया और हमारे पास जो है वो ये वाला रिलेशन निकल आया। अब हमने क्या किया कि हमने x1 ऑफ टी और x2 ऑफ टी लिखे और इनकी वैल्यूज़ जो हैं वो आगे लिख दी हैं, ठीक हो गया। मतलब कि हमारे पास x ऑफ टी की वैल्यूज़ ये निकल आई हैं। अब हमने c1 को कॉमन ले लिया इन वैल्यूज़ में से और c2 को कॉमन ले लिया तो हमारे पास ये वाला मैट्रिक्स बन गया। अगर आप इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हो आपस में या इनको करते हो, सिंप्लीफाई करते हो, तो आपके पास ये मैट्रिक्स बनेगा और ये मैट्रिक्स किसका सोल्यूशन है, इस मैट्रिक्स का सोल्यूशन है, ठीक हो गया। The given system is said to be a decoupled because each derivative of the function depends only on the function itself, not on same combination or coupling of x1 and x2। मतलब आप देख रहे हैं कि ये जो सिस्टम आपके पास बना है ये डीकपल है। कैसे, अगर आप इसमें से 1 और 0 वाले वेक्टर को किसी से भी मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास C2 वाला वेक्टर तो नहीं ना आएगा, या C2 वाले को किससे मल्टीप्लाई करो तो C1 वाला वेक्टर नहीं आएगा। तो ये आपस अपने ही फंक्शन हैं डेरिवेटिव के, ठीक हो गया। इसके बाद ऑब्जर्वेशन आ जाती है कि हमने फर्स्ट एग्जांपल में क्या ऑब्जर्व किया। फ्रॉम द अबव एग्जांपल वी ऑब्जर्व दैट द सॉल्यूशन ऑफ द जनरल इक्वेशन, ये जनरल इक्वेशन है डेरिवेशन की, लीनियर डेरिवेशन की, माइट बी अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ फंक्शन ऑफ द फॉर्म x ऑफ t इज इक्वल टू v e की पावर लैम्डा t, ठीक है ना। और e की पावर लैम्डा t जो है इसको हम अगर हम इसकी डिफ्रेंशिएशन करते हैं, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं इस इक्वेशन को, तो लैम्डा स्टार्ट में आ जाएगा, ठीक है ना, लैम्डा स्टार्ट में आ जाएगा और v e की पावर t एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक हो गया। अब हम बोथ साइड पे मल्टीप्लाई कर देते हैं a के साथ, तो a x ऑफ t हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, a v e की पावर लैम्डा t के। तो ये हमें पता है कि जी लैम्डा v इज इक्वल टू होता है a v के, ठीक हो गया। ये हमने
पीछे पढ़ा हुआ है, मतलब कि ए एक्स इज इक्वल टू लेमडा एक्स, ये हमने पढ़ा हुआ है। आगे आता है जी आइजन फंक्शन या आइजन फंक्शन। ईच पेयर ऑफ आइजन वैल्यू इट्स कॉरस्पॉन्डिंग आइजन वेक्टर्स प्रोवाइड अ सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन। आइजन वैल्यू और उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो आइजन वेक्टर होता है वही हमें इस लीनियर डिफरेंशिएशन इक्वेशन का सोल्यूशन प्रोवाइड करता है, विच इज़ कॉल्ड आइजन फंक्शन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, और हम उसको आइजन फंक्शन कहते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन का। हमारे पास एक एग्जांपल है, इससे रिलेटेड आगे एग्जांपल आएंगी एक दो, लेकिन हम ये भी करते हैं, कहता है द सर्किट इन फिगर 1 कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय, यह हमें उसने इक्वेशन दी हुई है, यहाँ पर पहले x होता था, अब उसने v लिख दिया है, ठीक है ना, x डैश होता था ना, और ये इक्वेशन बनाई, ये इस फॉर्म में बनाई हुई है आपके पास इक्वेशन, ये सारी जो है ना, ये सारी इक्वेशन इस फॉर्म में बनी हुई है, इस फॉर्म में, ठीक हो गया। अब हमने करना क्या है, इसमें से हमने करना ये है, वेयर v1 ऑफ t v2 ऑफ t आर वोल्टेजेस अक्रॉस द टू कैपेसिटर, ये हमारे पास C1 और C2 हमारे पास कैपेसिटर हैं, R1 और R2 हमारे पास रेजिस्टेंस होती है, ये रेजिस्टेंस का सिंबल होता है और ये कैपेसिटर का सिंबल होता है। जब दोनों लाइंस इक्वल आती हैं तो कैपेसिटर होता है, ठीक हो गया। कैपेसिटर को C से जाहिर करते हैं और रेजिस्टेंस को R से जाहिर करते हैं। आगे उसने वैल्यू दी हुई है, वो कहता है सपोज रेजिस्टेंस R1 इज 2 ओहम, R2 इज 1 ओहम, कैपेसिटर C1 इज 2 फराड्स एंड कैपेसिटर C2 इज 1 फराड। आपसे वो ये भी पूछ सकता है कि रेजिस्टेंस को हम किस में करते हैं, यूनिट क्या उसका, तो ओहम होता है रेजिस्टेंस का, और कैपेसिटर का फराड होता है। ये भी एक एमसीक्यूज आ सकता है आपको। that there is an initial charge of 5 volts on capacitor C1 and 4 volt on capacitor C2. Find the formula for V1 of t into V2 of t that describe how the voltages change over time. हमारे पास मैट्रिक्स ए उसने दिया हुआ था, जो मैंने आपको कहा कि ये उसकी फॉर्म में लिखा हुआ, उसमें ये वाला मैट्रिक्स जो था ये हमारे पास ए था। हमने सिंपल क्या किया, R1 और R2 और C1 की वैल्यूज़ को सिंप्लीफाई करके एक मैट्रिक्स ए बना लिया है, ठीक है। अब हमारे पास x की जगह पर कौन सी वैल्यू है, हमारे पास x की जगह पर V1 और V2 आ रहा है, ठीक हो गया। अब हमने क्या किया, हमारे पास जो कैपेसिटर की कैपेसिटेंस थी, जो कैपेसिटर के ऊपर वोल्टेज वगैरह था वो 5 था और 4 था, ठीक है। द वेक्टर x नॉट लिस्ट द इनिशियल वैल्यू ऑफ x फ्रॉम a, वी ऑब्टेन द आइजन वैल्यू। अब हमने इस मैट्रिक्स को यूज़ करते हुए आइजन वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आइजन वैल्यू का फार्मूला मैं आपको फिर लिख देता हूँ वैल्यू फाइंड आउट करने का, कि डिटर्मिनेंट, ये करेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लेमडा आई इज इक्वल टू 0, ठीक है ना, ये करेक्टरिस्टिक इक्वेशन है। इसको हमने यूज़ करते हुए लेमडा 1 और लेमडा 2 की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है, ये उसने लिखी भी हुई है, ठीक हो गया। अब हमने लेमडा 1 और लेमडा 2 को यूज़ करते हुए हमने आइजन वेक्टर्स भी फाइंड आउट किए हैं। आइजन वेक्टर फाइंड आउट करने का तरीका भी मैंने आपको बताया हुआ है पिछले कई लेक्चर्स में, आज के 36 और 37 में अगेन आपको रिवाइज कर दूंगा, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब हमने ये जो हमने वेक्टर्स बना लिए हैं, इनको हमने लीनियर कम्बिनेशन की फॉर्म में लिखना है। कौन से वाली फॉर्म में, जो हमने ऊपर ये ड्राइव की हुई है, ये वाली जो है हमारे पास, कहाँ गई, सॉरी, वो ये है, इस फॉर्म में हमने इसको लिख लेना है, ए वी ई की पावर लेमडा टी, इस फॉर्म में लिखना है, ठीक है। हमारे पास v की बार जो a की जगह पर हमने v यूज़ कर लिया, वेक्टर v हमारे पास आ गया, वो ये है, वेक्टर v1 की वैल्यू लिख दी, और e की पावर लेमडा t, लेमडा 1 हमने यूज़ किया तो लेमडा 1 की पावर लिख देनी है, और लेमडा 2 यूज़ किया तो लेमडा 2 की पावर लिख देनी है, और हमारे पास ये
वैल्यूज़ आ गई हैं। ठीक हो गया। अब नीचे वो कहता है नोट दैट एक्स ऑफ 0 इज इक्वल टू C1 V1 प्लस C2 V2 सिंस V1 एंड V2 आर ऑब्वियसली लीनियरली इंडिपेंडेंट। ये दोनों वेक्टर V1 और V2 आपस में लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप इनमें से किसी वेक्टर को किसी से भी मल्टीप्लाई करते हो तो ये आपस में वेक्टर का मल्टीपल नहीं निकलता है। लेट्स सी आप कह देते हो जी V2 को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो या -2 से कर दो, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ पर -2 आ जाएगा, -2 आ जाएगा। अगर 2 से करते हो तो यहाँ पर -2 आ जाएगा, जबकि इसमें तो है ही नहीं। तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है वेक्टर। ठीक हो गया। अब हमने यहाँ से C1 और C2 की वैल्यू फाइंड आउट कर। C1 और C2 की वैल्यू जो है वो हमारे पास ये लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स का कम्बिनेशन है ना, तो हमने V1 V2 और x0 को लीनियरली लिख लिया एक मैट्रिक्स की फॉर्म में, और उनकी वैल्यूज़ को भी हमने लिख लिया। यहाँ से हमने इनको सिंप्लीफाई किया और हमारे पास C1 और C2 की वैल्यू आ गई। C1 और C2 की वैल्यू को हमने इस इक्वेशन में पुट करना है, इस वाली में। ठीक है। जब हमने इस इक्वेशन में पुट किया तो हमारे पास ये वाला आंसर निकल आया है। ये था जी एग्जाम्पल नंबर 2। अब एग्जाम्पल नंबर 3 है। एग्जाम्पल नंबर 3 भी सेम एज इट इज ही है, इसको आप खुद देख लीजिएगा, इशू कोई नहीं है, इसमें भी कोई इतनी मुश्किल नहीं है। C1 और C2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आगे आया था कॉम्प्लेक्स आइजन वैल्यू। कॉम्प्लेक्स आइजन वैल्यू वही बात कि अगर आपके पास A का कॉन्जुगेट है तो ऑब्वियसली AX इज इक्वल टू लैम्डा एक्स होता था ना, तो अगर A का कॉन्जुगेट है तो लैम्डा का भी कॉन्जुगेट होगा। ठीक है ना, इक्वल टू लैम्डा का कॉन्जुगेट क्यों होगा, यही है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़, यहाँ पर एक डेरिवेशन है, ये डेरिवेशन आपने खुद देख लेनी है, या मैं खुद ही करवा देता हूँ। x1 ऑफ t इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, v e की पावर लैम्डा t। x2 ऑफ t क्या होगा हमारे पास, उसका कॉन्जुगेट होगा। ठीक है ना, तो x2 ऑफ t जो है वो किसके इक्वल है, x1 ऑफ t के कॉन्जुगेट के इक्वल है। तो रियल हमारे पास रियल v e की पावर लैम्डा t जो है वो हमारे पास इसके इक्वल आता है, और इमेजिनरी हमारे पास इसके इक्वल आता है। ये आपने याद रखना है। ठीक हो गया। इसके बाद अब हमने मैक्लॉरेन सीरीज़ जो है उसको यूज़ करते हुए हमने इसको आगे इसकी डेरिवेशन की है। ये इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, बस ये दो फार्मूले जो है ना ये आपको याद होने चाहिए। ये फार्मूले जिनको मैंने अंडरलाइन कर दिया है, सर्कल में ब्लू कलर का किया है, ये इम्पोर्टेंट है। डेरिवेशन इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, अगर आप समझना चाहें तो समझ भी सकते हैं। इंटीग्रेशन के फार्मूलाज यूज़ हुए। आगे एग्जांपल नंबर 4 है, द सर्किट इन फिगर 4 कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय द इक्वेशन। वही उसी तरह की है। ठीक है ना। अच्छा जी, ये हमारे पास सर्किट है और ये नीचे उसने वैल्यूज़ लिखी हुई हैं। वैल्यूज़ को हमने सिंप्लीफाई करके एक मैट्रिक्स बना लिया जो कि ए है हमारे पास। इस ए मैट्रिक्स से हमने लैम्डा की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। लैम्डा की वैल्यू हमारे पास कॉम्प्लेक्स वैल्यू आई हैं। ठीक है ना, तो एक दफ़ा -2 प्लस 5 आयोटा और एक दफ़ा -2 माइनस 5 आयोटा को यूज़ करते हुए हमने V1 और V2 की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब हमारे पास फार्मूला जो होता है वो होता है x1 ऑफ t इज इक्वल टू v इंटू ई की पावर, ये देखें ऊपर ये वाला फार्मूला जो है, कहाँ गया, यहाँ पे ये देखें, ये वाला फार्मूला है। ठीक है, इस पॉइंट को आपने देखना है। इस पॉइंट को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। आपने इसको सिंप्लीफाई किया। सिंप्लीफाई करने के बाद अगर आप x की जगह पर लैम्डा टी कर देते हो तो पूरी इक्वेशन में लैम्डा टी आ जाएगा। ठीक है ना, और लैम्डा की वैल्यू अगर आपके पास a माइनस ए प्लस आयोटा बी आती है तो आप इसकी e की पावर a प्लस आयोटा b इंटू टी को इस तरह भी लिख सकते हो ना, e की पावर a ऑफ t इंटू ई की पावर i b ऑफ t या आयोटा b ऑफ t। तो e की पावर a ऑफ t जो है वो आपके पास एज इट इज रहेगा, और e की पावर आयोटा b ऑफ t जो है वो आपके पास फार्मूला बनता है कॉस b ऑफ t प्लस आयोटा साइन b ऑफ t। तो हमने यहाँ पर यही काम किया कि हमारे पास जो है लैम्डा की वैल्यू कॉम्प्लेक्स आ गई है, तो एक दफ़ा हमने प्लस के साथ वैल्यू लिख दी। ठीक है, और एक दफ़ा हमने माइनस के साथ ये वैल्यू लिख दी है x2 की।
और इनको सिंप्लीफाई किया तो x1 ऑफ टी जो है वो आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा। ये वो फार्मूला जब भी मैं आपको ऊपर बता कर आया हूँ, ठीक हो गया। और y1 ऑफ टी और y2 ऑफ टी आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा। अगर आप इस इक्वेशन को, इनको कॉस को और साइन को इनके साथ मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास ये वाला आंसर आ जाता है, ठीक हो गया। और इसी तरह y2 ऑफ टी आ जाएगा। और x ऑफ टी आपके पास किसके इक्वल होता है, c1 इंटू वी कह लो, v1 इंटू ई की पावर -2t या ई की पावर लैम्डा टी, इसके इक्वल होता है। ये हमने फार्मूला पढ़ा। इसी तरह c2 ऑफ टी का पढ़ा है। तो c1 और c2 की वैल्यू हमने फाइंड आउट करके उस इक्वेशन में पुट की तो हमारे पास ये सोल्यूशन निकल आया है। इसको आप खुद देख लीजिएगा, डेरिवेशन है काफ़ी लेंथी हो जाएगी। ड्यू टू कॉम्प्लेक्स आइजन वैल्यू आर रोटेशन इज कास्ड बाय द साइन एंड कोसाइन फंक्शन एंड हेंस द ओरिजिन इज कॉल्ड स्पाइरल पॉइंट। ये तो था जी आज का आपका लेक्चर। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। अगर नहीं समझ आई, डेरिवेशन इसमें थी इसलिए मैं नहीं करवाई है कि लेक्चर बहुत लेंथी हो जाता है। अगर कोई इशू हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू वेरी मच जी, अल्लाह हाफिज़।